Good morning to all the participants of this webinar. We are dealing with case laws, and we have started with income tax, the Supreme Court case laws. If there is any question or any expression of opinion that is required to be done, please do it in the chat box. Kindly keep your audios and videos off during the course of the lecture. And in case there is a power outage, give me 2 minutes to come back to you, because nowadays sometimes the power goes out. So we are beginning with Messrs Culminator of India case, 18 January 2010. ये अपील आप देख सकते हैं कि 2003 में फाइल की गई थी और इसका जजमेंट जो आया है वो 2010 में आया है। ऑनरेबल श्री कपाडिया साहब हैं इसके जज, who has passed this judgment. A short question which arises for determination. छोटा सा प्रश्न जो कि तय करने के लिए उठा है। In this batch of civil appeals, कई सारी अपीलें हैं, उनको एक साथ निस्तारण कर रहे हैं कि whether the concept of change of opinion stands obliterated with effect from 1st April 89, that is after substitution of section 147 of the Income Tax Act 1961 by Direct Tax Laws Amendment Act 87. जो डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था 1987 का, उसने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1989 से सेक्शन 147 को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। कहने का मतलब कि पुराने सेक्शन की जगह पे दूसरा सेक्शन आ गया था जिसका नंबर वही था, और इसके आने के बाद ये सब अपीलें फाइल हुई। और यहां पे ये डिसाइड करना है, अब देखिए 2003 में अपील फाइल हुई, 2010 में डिसीजन हुआ और 1489 से ये अमेंडमेंट आया था। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब कोई अमेंडमेंट आता है उसका फाइनल क्लैरिफिकेशन जाके कब होता है। ऑलमोस्ट इट टुक 21 years कि एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन आए, एंड इन द इंटरवीनिंग पीरियड असेसिंग ऑफिसर्स के एक्शंस जो हैं इस इंटरप्रिटेशन के बिना रहे होंगे। बहरहाल यहां पे जो बात कही जा रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन, एक अवधारणा है चेंज ऑफ ओपिनियन की। क्या वो ऑब्लिटरेट हो जाती है? क्या वो मिट जाती है 1 अप्रैल 89 से? क्या ये अवधारणा 1 अप्रैल 89 के बाद अब नहीं रहेगी? ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब देखते हैं कि ये अवधारणा क्या है और किस बारे में बात हो रही है। अवधारणा का नाम है चेंज ऑफ ओपिनियन, मत का बदल जाना। टू आंसर द अबव क्वेश्चंस वी नीड टू नोट द चेंजेस। ऊपर दिए गए क्वेश्चन को जवाब देने के लिए जरूरत है कि हम उन चेंजेस को नोट करें जो कि सेक्शन 147 जिनमें से होके गुजरा है, जो बदलाव सेक्शन 147 में हुए हैं। तो ये देखने के लिए डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले, इसके पूर्व, प्रायर शब्द पूर्व से भी मिलता जुलता है, तो इसके पूर्व जो था वो सेक्शन इस तरह से था, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब यहां पे सेक्शन 147 कहता है कि 147 कहता था इसके पूर्व, 1489 के अमेंडमेंट के आने से पूर्व,
यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण, यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी छूट हो गई हो या कोई गलती हो गई हो एसएससी के द्वारा, बाय रीजन ऑफ द ओमिशन और फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी, एसएससी के पार्ट पे कुछ छूट गया, ओमिट हो गया, या एसएससी फेल कर गया कोई बात कहने से जो उसको कहनी चाहिए थी, या जो डिस्क्लोजर करना चाहिए था, जो खुलासा करना चाहिए था, उसने कुछ खुलासा नहीं किया और वो छूट गया एसएससी से, टू मेक अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139, यानी एसएससी ने 139 सेक्शन के तहत रिटर्न फाइल करने से छूट गई। ये जो ओमिशन बात आ रही है, ओमिशन वर्ड रिटर्न फाइल करने के लिए है, फॉर एनी असेसमेंट ईयर, या वो फेल कर गया है, क्या करने में फेल कर गया, या तो रिटर्न फाइल करने उसने ओमिट कर दिया, उससे छूट गया, या वो फेल कर गया टू डिस्क्लोज फुली एंड ट्रूली, कि पूरी तरह से वो खुलासा कर दे और सत्यता से खुलासा कर दे सारे मटेरियल फैक्ट्स का। मटेरियल फैक्ट्स वो होते हैं जो ऐसे तथ्य हैं जो माने रखते हैं, जो जिनमें सुसंगतता भी है, हालांकि सुसंगत के लिए वर्ड रेलेवेंट यूज करते हैं हम लोग, जो वस्तुगत हैं या जिनका वस्तु माने रखती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स माने रखते हैं, जो फैक्ट्स ना माने रखते हैं उनको डिस्क्लोज ना भी करे तो कोई बात नहीं है। तो यदि वो पूरी तरह से और सत्यता से फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करता, जो मटेरियल फैक्ट्स को जिनकी जरूरत है फॉर हिज असेसमेंट, नेसेसरी फॉर हिज असेसमेंट फॉर दैट ईयर, उस साल के लिए, तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और इसकी वजह से, क्योंकि या तो एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा, या फिर अगर रिटर्न भरा तो उसने फुली और ट्रूली सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जो कि जिनकी जरूरत थी असेसमेंट के लिए उस साल के लिए, और इसकी वजह से इनकम अगर एस्केप कर गई है असेसमेंट से फॉर दैट ईयर, उस साल के लिए, और या फिर notwithstanding that there has been no omission or failure as mentioned in clause A on part of the SSC, और भले ही इस बात को हम नजरअंदाज भी कर दें कि कोई भी ओमिशन या फेलियर नहीं भी हुआ है, मान लो एसएससी का, तो इनकम टैक्स ऑफिसर हैज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन रीजन टू बिलीव। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई सूचना है और उस सूचना के कॉन्सिक्वेंस में, उस सूचना के परिणामवश वो रीजन टू बिलीव का काबिज है, सूचना उसके काबिज है, तो इसलिए वो रीजन टू बिलीव उसको है, यानी कि उसको विश्वास करने का कारण है। उस सूचना के आधार पे उसे विश्वास करने का कारण है कि जो इनकम चार्जेबल है टू टैक्स वो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से फॉर एनी असेसमेंट ईयर। तो ऐसी कंडीशन में, इन तीन कंडीशन में वो क्या कर सकता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 148 टू 153, ये जो प्रावधान है प्रोसीजरल प्रावधानों के तहत अधीन, वो उस इनकम को असेस करेगा या रीअसेस करेगा, या लॉस को या डेप्रिसिएशन अलाउंस को रिकम्प्यूट करेगा, जो भी मामला हो एज द केस में भी, उस असेसमेंट ईयर के लिए। तो ये पहले जो लॉ थी उसको अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, या तो एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा, या फिर उसने रिटर्न भरा तो उसने फुली और ट्रूली
सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया अपने असेसमेंट के लिए, और या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसी सूचना है जिसके कॉन्सिक्वेंस में असेसिंग ऑफिसर के पास एक रीजन टू बिलीव आ जा रहा है कि इनकम ने एस्केप कर लिया असेसमेंट, तो रीजन टू बिलीव जो जहां तक बात हो रही है यहाँ पे, वो दोनों कंडीशन में है कि चाहे उसने रिटर्न नहीं भरी हो या रिटर्न भर के भी उसने ओमिशन या फुल डिस्क्लोजर नहीं किया, वहां पर भी रीजन टू बिलीव की जरूरत थी। और उसके बाद अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है और वहां भी उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इनकम एस्केप कर गई है असेसमेंट से, तो वो 148 से लेकर 153 तक के प्रावधानों का सहारा लेके इनकम को रिकम्प्यूट कर सकता है। उसके बाद आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1987, 1/4/89 के बाद क्या हुआ? 87 का जो अमेंडमेंट आया था वो 1/4/89 से एप्लीकेबल था। तो 1/4/89 के बाद जो प्रोविजन आया 1987 का, उसमें यह कहा गया कि इफ द असेसिंग ऑफिसर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग, ये शब्द जो है पहले नहीं थे, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग। असेसिंग ऑफिसर उन कारणों की वजह से जो रिकॉर्ड कर रहा है राइटिंग में, अगर वो इस मत का है, यहां पे ओपिनियन की बात कही गई है, ये नहीं कहा गया कि उस रीजंस की वजह से, अगर वो इस बिलीफ का है, इज ऑफ द बिलीफ, बिलीफ शब्द नहीं यूज किया गया था। यहां जो अमेंडमेंट में शब्द यूज किया गया कि असेसिंग ऑफिसर अगर इस मत के, ओपिनियन के हैं, दैट एनी इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स, कोई भी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है, वो इनकम टैक्स वो एस्केप कर गई है असेसमेंट को किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, तो वो भी उसको रीअसेस कर सकता है 148 से लेके 153 के प्रावधानों के अधीन। और एंड ऑल्सो, और इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि ये इसमें ये बात जोड़ी गई कि एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम, या कोई भी और इनकम को भी वो रीअसेस कर, को भी असेस कर सकता है जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से, और जो उसके नोटिस में बाद में आती है, एंड विच कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली। कब आती है? इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन। 147 सेक्शन के तहत जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें अगर और कोई इनकम उसके नोटिस में आ जाती है बाद में, तो उसको यह अधिकार है कि सेक्शन 148 से लेकर 153 को इस्तेमाल करके वो उस को भी असेस कर सकता है या रिकम्प्यूट कर सकता है लॉस एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस को उस असेसमेंट ईयर के लिए। तो ये जो था ये 1489 से आया, सॉरी प्रायर टू 1489, ये प्रायर टू 1489 से 1489 से पहले का। और उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया 1989 का। अमेंडिंग एक्ट 1989 का आया, और उस अमेंडिंग एक्ट के तहत ये कहा गया, तो पहले एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 87 का, तो उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट आया है 1980, और 1989 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें क्या कहा गया सेक्शन 147 के बारे में, उसको देखते हैं। All the participants are requested to keep their audios off. अगर किसी का ऑडियो ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिएगा, so that there is no disturbance. Thank you. ओके, आगे बढ़ते हैं।
For the benefit of those who have missed it probably, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ डिस्कस ये किया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले ये कि प्रायर टू द डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले सेक्शन 147 इस तरह से था, और डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद यानी कि 1 अप्रैल 89 से पहले ये जो एक्ट था ये इस तरह से था, जहां पर कि रीजंस रिकॉर्ड इन राइटिंग और ओपिनियन वर्ड यूज कर दिया गया था बिलीफ के बजाय, और ये भी कहा गया था कि प्रोसीडिंग के दौरान अगर और भी कोई इनकम नजर आती है जो एस्केप कर गई है उसको भी असेस किया जा सकता है 147 सेक्शन के तहत। उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट 1989, और ये 1489 के बाद से एप्लीकेबल है। अब इसमें क्या कहा गया है कि इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट, अब फिर से रीजन टू बिलीव को रीइंस्टेट कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी इनकम अगर एस्केप कर गई असेसमेंट के लिए तो उसको वो असेस कर सकता है, और साथ साथ वो भी बात रिपीट की गई कि कोई भी और इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट के लिए और जो नोटिस में उनके आती है बाद में इन कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान, तो उनको भी वो रीअसेस कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से, और जो नोटिस में आती है बाद में, कम्स टू नोटिस सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फिर प्रोसीडिंग के दौरान हो सकता है कोई और इनकम ध्यान में आ जाए उनके आंकड़ों से जो कि असेस नहीं हो पाई, एस्केप कर गई। यहां पर कोई डिफॉल्ट की बात नहीं की गई कि असेसी ने डिस्क्लोज नहीं किया या रिटर्न नहीं भरी या कोई सूचना है कि नहीं है असेसिंग ऑफिसर के पास कहीं और से। इन सब बातों को हटाते हुए सीधे कह दिया गया कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है। तो एक बात ये तय है कि ये मान लिया जा रहा है कि असेसिंग ऑफिसर के पास सूचना भी हो सकती है और असेसिंग ऑफिसर अपने एनालिसिस से पे भी काम कर सकते हैं। कई बार असेसिंग ऑफिसर उन्होंने एनालाइज किया कोई रिटर्न और ये पाया कि उसमें प्राइमा फेसी कोई प्रथम दृष्टया कोई इनकम एस्केप कर रही है, और उनका अगर रीजन टू बिलीव बन गया कि कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी लेकिन वो एस्केप कर गई असेसमेंट से, तो असेसी ने छुपाई हो ना छुपाई हो उससे मतलब नहीं है, या अगर रिटर्न नहीं भी भरा कोई सूचना आ गई असेसिंग ऑफिसर के पास और उस सूचना के आधार पे उस सूचना के आधार पे और भी जो भी मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास है उससे अगर असेसिंग ऑफिसर का ये विश्वास करने के कारण बन जाते हैं, केवल मत की बात नहीं हो रही है। देखिए, मेरा मत किसी के बारे में कुछ हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति है या वो वैसा व्यक्ति है, लेकिन विश्वास करने के लिए मुझे बहुत मजबूत मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तभी एक साधारण मनुष्य की तरह मैं विश्वास करूंगा किसी चीज पे। तो मत होना और विश्वास होने में काफी बड़ा बीच में खाई है। कह सकते हैं कि कभी कभी तो हम वी जंप टू अ ओपिनियन, समटाइम्स वी मे लॉजिकली कम टू एन ओपिनियन एंड दैट मे आल्सो बिकम अ बिलीफ लेटर ऑन। हो सकता है कि हमारा मत भी सही हो और बाद में वो बिलीफ भी बन जाए, लेकिन जिसको हमने मत की कैटेगरी में रखा है वो बिलीफ से कम स्ट्रांग है। एक ओपिनियन है, ओपिनियंस आर लायबल टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिलीफ के लिए ये अवधारणा की जाती है कि वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो या ज्यादातर मतलब कह सकते हैं 99% नहीं बदलेगा। कोई भी चीज 100% तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बदलेगा नहीं, और उस पर ज्यादातर मौका ये है, चांस ये है कि वो बदलेगा नहीं। तो बिलीफ और मत के बीच में मैं कह सकता हूं कि 50% और 99% के बीच का गैप भी हो सकता है, जो मैक्सिमम गैप हो सकता है या मिनिमम गैप हो सकता है। कई बार ओपिनियन जो है वो 2% पे भी बन सकता है,
या 1% पर भी बन सकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी किसी ओपिनियन को बना लेते हैं, या हम लोग भी अलग अलग टाइम पे ओपिनियन बनाने में अलग अलग समय लगाते हैं। कभी हम लोग जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं, कभी देर से ओपिनियन बनाते हैं। लेकिन बिलीफ जो है सोच समझ के और एनालाइज करके, विश्लेषण करके और सारे मटेरियल को मद्देनजर रख के, और जब हमको बिल्कुल मजबूती से लगता है हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है, तब हमारा बिलीफ उत्पन्न होता है। तो यहां पर ये कहा गया जो 1489 के बाद, कि यदि ये बात नोटिस में आती है प्रोसीडिंग के दौरान कि कोई इनकम एस्केप कर गई है, तो उसको टैक्स किया जा सकता है। उसके पहले अगर प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो, और प्रोसीडिंग कब चलेगी जब रीजन टू बिलीव हो, और ये रीजन टू बिलीव किसी भी आधार पे हो सकता है, विश्लेषण के आधार पे भी हो सकता है। तुम ही निकालो। Okay. Sorry, there was a little bit audio disturbance. Okay. तो इस तरह से 147 में बाद में कहा गया कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऑन गोइंग थ्रू द चेंजेस, जब हम इन बदलावों को देखते हैं जो ऊपर कोट किए गए हैं, कोटेड अबव, जो सेक्शन 147 में किए गए हैं, वी फाइंड, हम ये पाते हैं कि 87 अमेंडमेंट से पहले रीओपनिंग कुड बी डन अंडर अबव टू कंडीशंस। रीओपनिंग ऊपर दी गई दो कंडीशंस में की जा सकती है। दो कंडीशन कौन सी? जहां पे रिटर्न नहीं भरा, या फिर फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं किया, और या फिर कोई सूचना है असेसिंग ऑफिसर के पोजीशन में जिससे वो इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, इस रीजन टू बिलीव पे पहुंच रहे हैं, इस विश्वास पे पहुंच रहे हैं। एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द सेट कंडीशंस अलोन कन्फर्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। और जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, वो जो दो कंडीशंस हैं, उसी से असेसिंग ऑफिसर के पास जुरिसडिक्शन कन्फर होता है। यानी उसको असेसिंग ऑफिसर को ये उसका जो अधिकार है वो वहां से पैदा होता है, कार्य क्षेत्र उसका कह सकते हैं। यानी 147 के अंतर्गत प्रोसीडिंग शुरू करने का जो जुरिसडिक्शन है, ये उस जुरिसडिक्शन की बात हो रही है। ये कोई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ ये हो रहा है कि असेसिंग ऑफिसर जो है 147 में कार्य करने के लिए अधिकृत हो जाएगा, उसके बाद जुरिसडिक्शन आ जाएगा यदि ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, कि वो एक बैक असेसमेंट कर सकता है, टू मेक अ बैक असेसमेंट, पिछले सालों का असेसमेंट कर सकता है। बट इन सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1489, लेकिन 1 अप्रैल 89 से दे आर गिवन अ गो बाय, इन कंडीशंस को हटा दिया गया है। दे आर गिवन अ गो बाय, यानी इनको ध्यान में नहीं रखा गया, इनसे होके हम निकल गए, यानी कि वो हटा दिया गया कह सकते हैं। एंड ओनली वन कंडीशन हैज रिमेन्ड, और केवल एक कंडीशन बच गई है। वो दो कंडीशन हटा दी गई हैं, केवल एक कंडीशन बच गई है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, प्लीज थोड़ा सा बोलिएगा नहीं, डिस्टर्ब। एक मिनट, कौन बोल रहा है? कोकिला यादव। यादव जी प्लीज आप माइक को बंद कर लीजिएगा, थैंक यू। ओके, नाउ where the assessing officer has reason to believe that income has escaped assessment, केवल एक ही बात रह गई है कि असेसिंग ऑफिसर के बाद रीजन टू बिलीव है कि इनकम एस्केप कर गई है असेसमेंट से, और उससे ज्यूरिसडिक्शन कन्फर हो जाता है, ज्यूरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाता है कि वो असेसमेंट को रीओपन कर सकता है। देयरफॉर पोस्ट 1 अप्रैल 89 पावर टू रीओपन इज मच वाइडर
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 89 के बाद जो रीओपन करने की पावर है वो काफी विस्तृत है, क्योंकि एक ही कंडीशन है, पहले 2 कंडीशन थी, वो सब कंडीशन जब तक फुलफिल ना होती थी तो फिर रीओपन नहीं कर सकते हो आप। पहले तो उन कंडीशन की फुलफिलमेंट पे आपको अपने रीजंस जो आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब पावर काफी विस्तृत है। हाउएवर, ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन नीड्स टू गिव अ स्कीमेटिक इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड्स रीजन टू बिलीव। ये जरूरी है कि रीजन टू बिलीव जो शब्द हैं वो एक स्कीमा में लिए जाएं, एक अरेंजमेंट में रखे जाएं कि स्कीम क्या है 147 की, उसके तहत इसको समझने की कोशिश की जाए। Failing which we are afraid that section 147 would give arbitrary powers to the assessing officer. और अगर हम इसका स्कीमेटिक इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, अगर हम ये नहीं बताते हैं कि 147 के तहत जो एक्शन लिया जा रहा है उसकी स्कीम क्या है। भाई असेसमेंट करने का टाइम तो आपका जो है निकल चुका, आपको टाइम मिला था 2 साल का असेसमेंट करने का, कर सकते थे आप एज एन असेसिंग ऑफिसर, नहीं किया आपने, वो समय निकल गया। अब क्या बार बार असेसमेंट खोलना क्या आसानी से आपको दिया जा सकता है? क्या आपके ये विम्स एंड फैंसी पे हो सकता है कि आप जो है असेसमेंट कभी खोल दें किसी का? तो इसका स्कीम क्या है, इस पे विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द स्कीमेटिक इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड्स रीजन टू बिलीव, क्योंकि रीजन टू बिलीव जैसे ही स्थापित होता है तुरंत रीओपन हो जाएगा केस। सो व्हाट इज द स्कीम which we are afraid section 147 would give arbitrary powers? अगर हम इसको स्कीमेटिक इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर के पास बहुत ही आर्बिट्ररी पावर आ जाएंगे। आर्बिट्ररी वो चीज होती है जिसमें कारण की शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी रैंडम शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कि चीजें अपनी गति से चल रही हैं। असेसिंग ऑफिसर अपनी गति से चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, अपनी मर्जी से, मन मर्जी जिसको कह सकते हैं, आर्बिट्ररी पावर मिल सकता है असेसिंग ऑफिसर को अगर हम स्कीमेटिक इंटरप्रिटेशन ना करें। अगर हम ये ना बताएं कि 147 का स्कीम क्या है, कि रीओपन कैसे और किन किन कंडीशंस में असेसमेंट आप कर सकते हो, और आर्बिट्ररी पावर मिल जाएगा असेसिंग ऑफिसर को टू रीओपन द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मियर चेंज ऑफ ओपिनियन। केवल मत के बदलने से, महज, मेयर मतलब महज, महज मत बदल जाने से। आज असेसिंग ऑफिसर का मत एक है, कल असेसिंग ऑफिसर आया, मत बदल गया। उसका मत तो चीज ही ऐसी है जो बदलती है। मत जो है वो बदलेगा नहीं तो मत नहीं हो, मत नहीं है वो। तो मत बदलते रहते हैं, मत का ये कैरेक्टर है, मत का ये नेचर है कि वो बदलेगा, बदलने का काफी चांस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेयर चेंज ऑफ ओपिनियन। देखिए, अगर कोई कहता है कि आई बिलीव समथिंग, तो बाद में वो नहीं कह सकता कि आई डोंट बिलीव दैट। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि आई हैव दिस ओपिनियन, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि बाद में वो कहे कि आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन नाउ, क्योंकि ओपिनियन जो है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस के आधार पे, कई चीजों के आधार पे बदल जाता है। सो assessing officer will have the arbitrary power to reopen the assessment on the basis of mere change of opinion and which cannot be per se reason to open. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया यहाँ पे कि अपने आप में ये रीओपन करने का कारण नहीं हो सकता कि मेरा मत बदल गया। We must also keep in mind the conceptual difference। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है, और इसी वजह से हम लोगों को जजमेंट्स पढ़ना जरूरी होता है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि केवल वही मुद्दा जो जिस पे बात हो रही है वही डिस्कस नहीं हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअलाइजेशन उसमें किया जाता है, बहुत ही बढ़िया चीजें बताई जाती हैं लॉ के बारे में, उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पहली बात तो ये कही कि मेयर चेंज ऑफ ओपिनियन कारण नहीं हो सकता रीओपन करने का, बिल्कुल साफ कर दिया। वी मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है, एक अवधारणिक फर्क है बिटवीन द पावर टू रिव्यू एंड पावर टू रीअसेस।
असेसिंग ऑफिसर को पावर टू रीअसेस दी जा रही है कि वो इनकम को रीअसेस कर सकता है, लेकिन रिव्यू करने का पावर असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं है. द असेसिंग ऑफिसर हैज नो पावर टू रिव्यू. इनफैक्ट रिव्यू का जो पावर है वो जहां तक मुझे नॉलेज है, इवन जस्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू. अब कुछ एक्ट्स हम बना रहे हैं जिसमें कि देयर इज अ रिव्यू पावर. मैंने देखा कि बेनामी एक्ट में पावर ऑफ रिव्यू दिया गया था. हाँ, अगर प्रावधानित होता है कहीं पर रिव्यू का पावर देना, तो वहां पर पावर ऑफ रिव्यू हो सकता है. बट एक जनरल पावर ऑफ रिव्यू संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. बट असेसिंग ऑफिसर हैज नो पावर टू रिव्यू हिज ओन डिसीजन या रिव्यू हिज ओन ओपिनियन. Assessing officer cannot be allowed to go on opinion. He has the power to reassess, but he has no power to review. रिव्यू करना मतलब दूसरा ओपिनियन बनाना. रिव्यू एक दूसरा व्यू बनाना. तो रीअसेस का पावर है लेकिन रिव्यू का पावर नहीं. बट रीअसेसमेंट हैज टू बी बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन प्री कंडीशन. लेकिन ये जो रीअसेसमेंट है ये भी चंद पहली शर्तें जो होती हैं उन शर्तों पे ही के फुलफिल होने पे ही आधारित होता है. एंड इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन इज रिमूव्ड, और अगर ये चेंज ऑफ ओपिनियन का कॉन्सेप्ट हम हटा देंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि चेंज ऑफ ओपिनियन पे आप रीअसेस नहीं कर सकते, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम हटा देंगे एज कंटेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट की तरफ से दलील दी जा रही है, देन इन द गार्ब ऑफ रीओपनिंग द असेसमेंट, तब असेसमेंट को खोलने के भेष में रिव्यू वुड टेक प्लेस. रिव्यू कर दिया जाएगा. अगर चेंज ऑफ ओपिनियन का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर टू रिव्यू आ जाएगा, क्योंकि आज वो किसी मत का है, कल दूसरे मत का है. आज वो रीओपन कर देगा, कल वो बंद कर देगा, परसों फिर रीओपन कर देगा. सो वन मस्ट ट्रीट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन एज एन इनबिल्ट टेस्ट. हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जो चेंज ऑफ ओपिनियन की अवधारणा है उसको ये मान के चलें कि वो एक इनबिल्ट टेस्ट है टू चेक द अब्यूज ऑफ पावर. इनबिल्ट टेस्ट है मतलब जो इनकम टैक्स के प्रावधानों में भले ही लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो अंदर ही अंदर बना हुआ टेस्ट मौजूद है. कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन, भले ही चेंज ऑफ ओपिनियन बात का कॉन्सेप्ट को शब्दों में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा, लेकिन ये इनबिल्ट टेस्ट है टू चेक द अब्यूज ऑफ पावर बाय द असेसिंग ऑफिसर. जिससे असेसिंग ऑफिसर अपने पावर को अब्यूज ना करें, उसको रोकने के लिए. Hence, after 1st April 89, 1st April 89 के बाद assessing officer has the power to reopen, provided there is tangible material. 1 अप्रैल 89 के बाद क्या है कि उसके पास पावर तो है, लेकिन tangible material होना चाहिए, ठोस material होना चाहिए assessing officer के पास to come to the conclusion, इस conclusion पर आने के लिए that there is escapement of income from assessment, कि असेसमेंट से इनकम का एस्केपमेंट हो रहा है. इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे आने के लिए ठोस मटेरियल है उसके पास. अगर ठोस मटेरियल है तभी वो उसको रीओपन कर सकता है. रीजंस मस्ट हैव अ लाइव लिंक विद द फॉर्मेशन ऑफ द बिलीफ. तो जो भी कारण है जिसकी वजह से उसका बिलीफ है, रीजंस और बिलीफ के बीच में एक लाइव लिंक होना चाहिए, एक जीवित जुड़ाव होना चाहिए. रीजंस मस्ट हैव अ लाइव लिंक. एक टूटा हुआ लिंक नहीं कि रीजन अलग पड़े हैं, बिलीफ अलग पड़ा हुआ है. जो रीजंस हैं उससे बिलीफ पैदा हो रहा है, वो रीजन मौजूद हैं जो बिलीफ पैदा करते हैं, और वो जिंदा है रीजंस. Our view gets support from the changes made to section 147 of the act as quoted herein above. और ये जो हम व्यू दे रहे हैं इसको सपोर्ट मिल रहा है उन चेंजेस से जो कि सेक्शन 147 में किए गए हैं. यानी वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो भी सोचा है और उसके अनुसार जो चेंजेस किए हैं लॉ में, उसको भी हम मद्देनजर रख रहे हैं.
ऐसा नहीं कि हम लेजिस्लेचर की बात को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, हमारे व्यू को सपोर्ट मिल रहा है जो भी चेंजेस 147 में किए गए हैं 1489 से पहले. Under the Direct Tax Laws Amendment Act 87, Parliament not only deleted the words reason to believe. ये जो डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था 1987 का, इसमें पार्लियामेंट ने न केवल रीजन टू बिलीव शब्द को डिलीट कर दिया था, बट ऑल्सो इंसर्टेड द वर्ड ओपिनियन, बल्कि ओपिनियन शब्द को इंसर्ट कर दिया था इन सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट. लेकिन ऑन रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, जब रिप्रेजेंटेशन आए कंपनियों से कि ये रीजन टू बिलीव शब्द कैसे हटा दिया गया अगेंस्ट द ओमिशन ऑफ द वर्ड रीजन टू बिलीव, तो इन रिप्रेजेंटेशंस को ध्यान में रखते हुए, इस पे विचार करते हुए पार्लियामेंट ने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया इस एक्सप्रेशन को, यानी इन भावों को, इन शब्दों को, रीजन टू बिलीव शब्द को, और ओपिनियन शब्द को डिलीट कर दिया. यानी पार्लियामेंट की जो सोच है वो बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने जब पहले रीजन टू बिलीव शब्द हटाया और ओपिनियन शब्द वहाँ पे डाला, उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशंस आए तो उन्होंने ओपिनियन शब्द को फिर से हटा दिया और फिर से रीजन टू बिलीव शब्द डाल दिया. यानी पार्लियामेंट क्लियर है इस बारे में कि ओपिनियन शब्द नहीं होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए. एंड डिलीटेड द वर्ड ओपिनियन ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड वेस्ट आर्बिट्ररी पावर इन द असेसिंग ऑफिसर. और इसी ग्राउंड पे, इसी आधार पे, इसी बेस पे कि इससे आर्बिट्ररी पावर वेस्ट हो जाएंगी असेसिंग ऑफिसर के पास अगर हम ओपिनियन शब्द से चलेंगे, ये सोचते हुए उन्होंने वापस रीजन टू बिलीव शब्द को वापस रीइंस्टेट कर दिया. तो सर्कुलर नंबर 549 है ये साबित करने के लिए, इसको कोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये कह रहे हैं कि सर्कुलर नंबर 549 में भी कहा गया कि ये एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे ये अमेंडमेंट किया गया है, और उसमें कहा गया था कि अमेंडमेंट्स मेड बाय द अमेंडिंग एक्ट 1989 टू रीइंट्रोड्यूस द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव इन सेक्शन 147. और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए हैं, दे वर रिसीव्ड अगेंस्ट द ओमिशन ऑफ द वर्ड्स रीजन टू बिलीव फ्रॉम सेक्शन 147 and their substitution by the opinion word of the assessing officer. It was pointed out that the meaning of the expression reason to believe had been explained in a number of court rulings. ये पॉइंट आउट किया गया था उन रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा कि जो एक्सप्रेशन ये जो है रीजन टू बिलीव, इसको एक्सप्लेन किया गया रहा है बहुत सारी कोर्ट रूलिंग्स में इन द पास्ट, यानी पहले, एंड इट वॉज वेल सेटल्ड, और ये बात बहुत ढंग से, अच्छी ढंग से सेटल कर दी गई थी कोर्ट रूलिंग के द्वारा. एंड इट्स ओमिशन फ्रॉम सेक्शन 147 वुड गिव आर्बिट्ररी पावर्स. और ये बात भी रिप्रेजेंटेशंस में कही गई कि इन शब्दों का अगर ओमिशन कर दिया जाएगा, यानी रीजन टू बिलीव शब्दों का अगर ओमिशन कर दिया जाएगा फ्रॉम सेक्शन 147, इट वुड गिव आर्बिट्ररी पावर्स टू द असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर को आर्बिट्ररी, बेमतलब की, बिना किसी कारण के पावर्स मिल जाएंगी टू रीओपन द पास्ट असेसमेंट्स को रीओपन करने के लिए ऑन मेयर चेंज ऑफ ओपिनियन, महज ओपिनियन के बदलाव पे. टू एले दीज फियर्स, इन डरों को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, जो डर है रिप्रेजेंटेशन में जो एक्सप्रेस किए गए हैं कि असेसिंग ऑफिसर को पावर मिल जाएगी, आर्बिट्ररी पावर हो जाएगी उसके बाद, तो इन फियर्स को हटाने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1989 लाया गया है, और उसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 147 में, और उसके द्वारा री इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्सप्रेशन को, हैज रीजन टू बिलीव, इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग इज ऑफ द ओपिनियन. इन वर्ड्स को हटा के और रीजन टू बिलीव, हैज रीजन टू बिलीव शब्दों को उसकी जगह री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द न्यू 147 हाउएवर रिमेन द सेम. और दूसरे प्रोविजन जो है बाकी वो वही रहते हैं. और ये बात साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया कि हम ये अपील्स को डिसमिस करते हैं, और इसलिए ऑन मेरिट दीज अपील्स वर डिसमिस्ड. और इस जजमेंट के द्वारा इन्होंने जो ओपिनियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ ओपिनियन कॉन्सेप्ट, उसको फिर से रीइंस्टेट किया, और जहाँ पर डाउट था उसको फिर से उन्होंने कंफर्म किया, और ये बात कही
ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ओपिनियन का, ये एक इनबिल्ट टेस्ट है, इसमें इसको लॉ में और ये पार्लियामेंट के सोच के अनुसार भी है। तो इसलिए ये चेंज ऑफ ओपिनियन का कॉन्सेप्ट जो है हमेशा रहेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि ओपिनियन के बदलाव पे कोई भी एक्शन असेसिंग ऑफिसर को 147 के तहत नहीं लेना चाहिए। उनके पास टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए और एक लाइव लिंक होना चाहिए रीजन और बिलीफ के बीच में। तो दैट वे इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और उसके द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लैरिफाई इस जजमेंट के द्वारा की गई हैं। CIT वर्सेस कैलकुलेटर ऑफ इंडिया 2010। Okay, now we move to the next judgment. CIT versus Triloknath Mehrotra, 1st October 1997. इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सवाल ये उठ रहा है, द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं वो आते हैं। सबसे पहले ट्राइब्यूनल भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं और उसको अप्रूव कर सकते हैं, या कई बार SLP के थ्रू भी क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हुआ है आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया और उससे क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉ अराइज हुआ, was sought to be raised by the डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को रेज किया। तो डिपार्टमेंट ने पहले ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रेज किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उससे उत्पन्न हो रहा था अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर, इट वाज रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट। पहले डिपार्टमेंट ने रेज किया क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो एक डिपार्टमेंट एप्लीकेशन करता है, ये क्वेश्चन लॉ अराइज होता है हाई कोर्ट में, इसको हमें अलाउ कर दिया जाए जाने के लिए, और उसके बाद ट्राइब्यूनल उसको मान सकता है। और कभी कभी ये होता है ट्राइब्यूनल ने लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी 256(1) में। द रेवेन्यू यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इट मेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 256(2) बिफोर द हाई कोर्ट। तो उन्होंने हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन किया, हाई कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड दैट एप्लीकेशन, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। तो रेवेन्यू अपील में आया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाए कि वेदर ऑन फैक्ट्स एंड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द ट्राइब्यूनल वाज जस्टिफाइड इन लॉ इन होल्डिंग दैट द सैलरी कुड नॉट बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ट्राइब्यूनल ने ये होल्ड किया था कि जो सैलरी का असेसमेंट है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैंड्स में नहीं हो सकता। तो ये इस डिसीजन से क्वेश्चन ऑफ लॉ उत्पन्न होता है कि क्या सैलरी का असेसमेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैंड्स में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डिसाइड किया, इसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है। द लॉ इज वेल सेटल्ड बाय सेवरल डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट। इस कोर्ट के कई डिसीजन से लॉ अच्छी तरह से सेटल की जा चुकी है that if a member of a Hindu undivided family joins a partnership, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है और वो एक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेता है, एंड मतलब वो पार्टनर बन जाता है एक पार्टनरशिप फर्म में, एंड ही इज गिवन अ सैलरी फॉर मैनेजिंग द फर्म, और उसको फर्म को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो मैनेजर का भी रोल अदा कर रहा है फर्म के लिए, तो उसको एक सैलरी दी जाती है, और रेंडरिंग स्पेशल सर्विसेज टू द फर्म, या कोई खास सर्विसेज वो दे रहा है फर्म को, उसके लिए सैलरी उसको दी जा रही है फर्म के द्वारा। द सैलरी विल बी हिज इंडिविजुअल इनकम,
तो जो सैलरी उसको मिल रही है, भले ही वो एक मेंबर है एचयूएफ का, लेकिन वो जो सैलरी मिल रही है वो एचयूएफ की इनकम नहीं है, वो उस व्यक्ति की इंडिविजुअल अपनी खुद की इनकम है जो उसको उस फर्म से मिल रही है, भले ही वो एक मेंबर है किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। भाई हिंदू फैमिलीज में हर व्यक्ति एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है। अगर वो किसी फर्म में मेंबर बन जाएगा, या सॉरी पार्टनर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सैलरी अपने क्रियाकलापों से उसको मिलेगी, जो भी कार्य वो फर्म के लिए करेगा, मैनेजिंग के कार्य, जो भी और भी स्पेशल सर्विसेज वो करेगा, जो भी सैलरी उसको मिलेगी, ये मतलब ही नहीं कि वो एचयूएफ की इनकम हो गई। वो सैलरी उसकी अपनी इंडिविजुअल इनकम है। ये बात कई डिसीजंस के द्वारा इस कोर्ट ने वेल सेटल कर रखी है, अच्छे ढंग से सेटल कर रखी है। बट इफ हिज सैलरी इज रियली अ पार्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन अगर जो सैलरी उसको मिल रही है वो उन इन्वेस्टमेंट्स के आधार पे मिल रही है जो कि उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने उस फर्म में किए थे, और उसके रिटर्न के बेसिस पे उसको एक सैलरी दी जा रही है, वो सैलरी उसके कार्य की वजह से नहीं दी जा रही है, उसके स्पेशल सर्विसेज देने की वजह से नहीं दी जा रही, बल्कि अगर वो सैलरी उसको इसलिए दी जा रही है कि उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, और सॉरी उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने फर्म में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न प्राप्त हो रहा है, द सैलरी इनकम वुड बी एडेड टू द इनकम ऑफ द एचयूएफ। ऐसे केस में जहां पर फर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा, एचयूएफ के द्वारा फर्म में इन्वेस्टमेंट किया गया है और फर्म से उसके रिटर्न के तौर पे सैलरी दी जा रही है उसके मेंबर को जो कि पार्टनर है उस फर्म में, तो वो जो इनकम होगी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम होगी। नाउ रेफरेंस कैन बी मेड टू टू डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट। इस संबंध में दो डिसीजंस पे को रेफरेंस कर रहे हैं कोर्ट। एक उन्होंने डिसीजन दिया राजकुमार सिंह हुकम चंद जी वर्सेस सीआईटी वाले केस में, जो कि 1970 में पास किया गया है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस केस में ये आया है, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया है। और उसके बाद प्रेमनाथ वर्सेस सीआईटी एक और केस है, वो भी 1970 का ही है, उसका भी रेफरेंस दिया जा रहा है, वेयर दिस प्रोपोजिशन ऑफ लॉ वाज रीइटरेटेड, जहां लॉ के इस प्रस्ताव को, इस प्रोपोजिशन को फिर से रिपीट किया गया था, रीइटरेट किया गया था। यानी इन दो जजमेंट्स में ये बात कही गई थी कि भाई किस कंडीशन में एचयूएफ की इनकम होगी और किस कंडीशन में इंडिविजुअल की इनकम होगी, सैलरी वाली, जैसा ऊपर कहा गया है। एज अगेंस्ट दिस रेफरेंस वाज मेड इन द हाई कोर्ट टू द केस ऑफ सीआईटी वर्सेस आरएम चिदम्बरम पिल्ले, और एज उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो वहां पे रेफर किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सीआईटी वर्सेस आरएम चिदम्बरम पिल्ले, क्योंकि 77 का जजमेंट है। और इसको रेफरेंस कब किया गया? जब वो केस हाई कोर्ट में ये वाला केस चल रहा था। द हाई कोर्ट वाज ऑफ द व्यू, और हाई कोर्ट इस मत के थे दैट दिस जजमेंट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। हाई कोर्ट इस मत के थे ये जो जजमेंट है ये दूसरे जो जजमेंट्स है इस कोर्ट के उससे कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, एंड ऑन दैट बेसिस अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अपील अंडर सेक्शन 261 वाज ग्रांटेड। और उस आधार पे हाई कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे दिया था कि अपील में जाया जा सकता है। ये जो सर्टिफिकेट है 261 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत मांगा जाता है और दिया जाता है। तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि हाँ ये जो जजमेंट है चिदम्बरम पिल्ले वाला, ये ऊपर दिए गए दो जजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, राजकुमार सिंह और प्रेमनाथ से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, और इसलिए अपील में जाने का उन्होंने परमिशन दे दिया। वी डू नॉट फाइंड एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉ लेट डाउन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाते हैं लॉ में। जो लॉ ले डाउन किया गया है आरएम चिदम्बरम पिल्ले में,
with the law laid down in the earlier two cases. जो पिछले दो केसेस हैं उसके लॉ से हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाते हैं. द डिसीजन इन द केस ऑफ राजकुमार सिंह हुकमचंद जी, ये जो पहले केस में जो डिसीजन था, वॉज रेंडर्ड बाय अ बेंच ऑफ 3 जजेस. वो डिसीजन 3 जज की बेंच ने दिया था. यानी दो अलग अलग बातें यहां कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. पहली बात ये कही जा रही है कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाते, वी डू नॉट फाइंड एनी कॉन्फ्लिक्ट. दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो जजमेंट दिया गया था हुकमचंद जी में, ये 3 जजों ने दिया था, एंड देयरफॉर इवन अज्यूमिंग दैट देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, और इसलिए अगर हम मान भी लें कि कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन दैट डिसीजन एंड द डिसीजन रेंडर्ड इन सीआईटी वर्सेस चिदम्बरम पिल्ले, उस डिसीजन के बीच में और इस चिदम्बरम पिल्ले वाले डिसीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये मान भी लें अगर, तो भी चूंकि वो वाला जो जजमेंट है चिदम्बरम पिल्ले वाला, वो 2 जजेस ने पास किया था, 2 जजेस की बेंच ने पास किया था, तो इसीलिए द डिसीजन ऑफ द लार्जर बेंच विल प्रिवेल. तो देखिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जब भी कोई डिसीजन एक ही पॉइंट पे 2 बेंच देती हैं सुप्रीम कोर्ट की ही, एक ही कोर्ट की, और उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो ज्यादा जजेस वाली बेंच है उसका जो व्यू है वो प्रिवेल करेगा, उसका जजमेंट प्रिवेल करेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे उन्होंने पहली बात रखी. दूसरी बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की. अब कॉन्फ्लिक्ट की बात पे कह रहे हैं कि हाउएवर वी आर ऑफ द व्यू, लेकिन बहरहाल हम इस मत के हैं, इस विचारधारा के हैं, दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 डिसीजंस, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं दोनों डिसीजंस के बीच में. The proposition which really came up for decision in this court in R.M. Chidambaram Pillai, R.M. Chidambaram Pillai में जो प्रस्ताव डिसीजन के लिए आया था, वो ये था कि whether salary paid to partner of a partnership firm would be treated as agricultural income, कि यदि कोई सैलरी एक पार्टनर को दी जाती है किसी पार्टनरशिप फर्म के, तो क्या वो सैलरी एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट की जाएगी कि नहीं की जाएगी. सवाल उसमें वहां पे ये था, क्योंकि फर्म जो थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज थी, तो क्या जो सैलरी फर्म दे रही है पार्टनर को वो एग्रीकल्चरल इनकम है.